डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। FYUGP के मेरे स्टूडेंट, यू मस्ट बी हैप्पी कि मैं लगातार वीडियो ला रहा हूं और मैं लगातार लाने की कोशिश अगले कुछ दिन करेंगे जिससे कि सिलेबस अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें आपके एकदम सिलेबस के अनुसार जो 3 थीम है, पोस्ट मटेरियलिज्म, सोशल कैपिटल और हेजेमनी, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जो सेकेंड सेमेस्टर FYUGP के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो लंबा है लेकिन मुझे आशा है कि आप इसको पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले आइए हम लोग पोस्ट मटेरियलिज्म, जो कॉन्सेप्ट रोनाल्ड इंगलहार्ट, जो एक अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हार्वर्ड स्कूल, जो वहाँ पे कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसमें पढ़ाते हैं। और ये एक पाथ ब्रेकिंग, ये इसमें तीनों जो थॉट है ना वो पाथ ब्रेकिंग है, पर्टिकुलरली पोस्ट मटेरियलिज्म एंड हेजेमनी तो बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनका क्या कॉन्सेप्ट था पोस्ट मटेरियलिज्म और ये कैसे पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ता है। पोस्ट मटेरियलिज्म को आइए समझने की कोशिश करते हैं 3 स्लाइड में। पहले जो है इसका बेसिक जनरल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, फिर इसके फीचर्स जो इसको और थोड़ा एलोबरेट करेंगे, और फिर इसके प्रॉस एंड कॉन्स, और इसी टेम्पलेट में हम तीनों ही कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पोस्ट मटेरियलिज्म, रोनाल्ड इंगलहार्ट, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे काफ़ी काम किया है, उनकी एक सेमिनल वर्क है। मतलब लाइफ लॉन्ग जो एक कहते हैं कि एक जो थ्योरी एक थिंकर देता है और उसके लिए वो जाना जाता है, वो पोस्ट मटेरियलिज्म है। जो उन्होंने अपने बुक द साइलेंट रिवॉल्यूशन 1977 में ये बुक आई थी, उसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो पोस्ट मटेरियलिज्म जो है, जब भी पोस्ट वर्ड लगता है डियर स्टूडेंट, तो आप हमेशा समझिए, चाहे पोस्ट पॉजिटिविज्म हो, पोस्ट इंपीरिज्म हो, पोस्ट मॉडर्निज्म हो, पोस्ट मार्क्सिज्म हो, पोस्ट बिहेवियरलिज्म हो, इसका मायने ये होता है कि जो जिसके पहले पोस्ट लगती है उसकी जो एक तरह से डिमेरिट्स होते हैं, जो उसमें निगेटिव्स होते हैं, उसको प्लग इन करके थोड़े अच्छे फॉर्म में जब उसको लाया जाता है, तो उसको हम पोस्ट वो थॉट कहते हैं। एक तरह से यदि हेगल के देखें, आप बाद में हेगल को पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हर आइडिया का एक एंटी आइडिया होता है, या थेसिस का एक एंटी थेसिस होता है। तो मटेरियलिज्म का जो एंटी थेसिस है वो पोस्ट मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म पहले आप समझिए क्या है, जहाँ पे कि ह्यूमन जो है, या जो एक व्यक्ति है, समाज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को है उसको तवज्जो या वैल्यू देता है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, पैसे, इकोनॉमिक वेलबींग, कार हो, और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, मोटर कार एंड ऑल। मतलब जो मटेरियल जो वस्तु होती हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं एज ए कमोडिटी, एज ए थिंग्स कंज्यूमेबल, उसका उसको ज़्यादा वैल्यू देना, और जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको ज़्यादा वैल्यू देना, ये मटेरियलिज्म है। और आपको पता है कि मार्क्स का जो पूरा थ्योरी है वो मटेरियलिज्म पे ही आधारित है, और उनका ये कहना था कि जो मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ है, मतलब यही रोटी, कपड़े, मकान की जो जद्दोजहद है, उसी से हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा आइडिया जो है वो गाइडेड होता है। तो ये पोस्ट मटेरियलिज्म जो है, ये इसका उल्टा जैसा कहता है। ये कहता है, रोनाल्ड इंगलहार्ट कहते हैं कि जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किसी समाज में बढ़ जाती है, जब लोगों को अपनी रोटी, कपड़े और मकान की चिंता खत्म हो जाती है, तो उनका ध्यान जो है, उनका जो वैल्यू है, वो नॉन मटेरियलिस्टिक हो जाता है। तब वो जो है इस तरह की चीज़ों को वैल्यू देने लगते हैं कि उनको क्या सिविल लिबर्टीज़ है कि नहीं, उनको ब्लॉग लिखने का आज़ादी है कि नहीं, वो अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, कोई रोक टोक तो नहीं है, कहीं मूव करने की रोक टोक, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, सिविल लिबर्टीज़ कहते हैं। फिर उनका ध्यान जाने लगता है कि समाज में जो दबे कुचले हैं उनको वैल्यू, उनको इक्वलिटी दी जा रही है कि नहीं, सोशल जस्टिस है कि नहीं, उनका ध्यान इन्वायरमेंट की तरफ भी चला जाता है। तो इस तरह की बातें जो नॉन मटेरियलिस्टिक है, जो आइडिया, वैल्यू, नॉर्म, इस तरफ उनका जो है ज़्यादा चला जाता है, मटेरियलिज्म से हट जाता है। तो एक तरह का उनका वैल्यू शिफ्ट हो जाता है। सो पोस्ट मटेरियलिज्म डिनोट्स वैल्यू शिफ्ट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वैल्यू, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मटेरियल वेल-बीइंग, टू नॉन मटेरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि इंडिविजुअल अपने को इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, एम्पावर्ड फील करे और अपने को देखे कि हम सेल्फ एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, जो हम करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं। इस टाइप के वैल्यू पे शिफ्ट हो जाता है। ये एक जनरेशनल शिफ्ट है। मतलब इंगलहर्ट कहते हैं कि मान लीजिए कि
1950, जनरली कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद डेवलप्ड कंट्री में काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए, तो 1950-60 में जो बच्चे जवान हो रहे थे 18 से 20 साल, वो जब ओल्ड होने लगते हैं, मान लीजिए कि 70 से लेके 80 में जब वो 30-40 के होते हैं, तो उनका वैल्यू शिफ्ट दिखता है। और जो पुराने जनरेशन के लोग हैं जो 1930 से 40 के बीच में रहे हैं, जब वो 50 ईयर्स में आते हैं, मतलब इस टाइम में आते हैं 70-80 में, जब 40-50 साल के हैं, तो उनका जो वैल्यू है वो मेटेरियलिस्टिक है। तो दो जनरेशन जो है, यंगर जनरेशन का पोस्ट मेटेरियलिज्म का वैल्यू दिखता है और जो ओल्डर जनरेशन है उसका मेटेरियलिस्टिक वैल्यू दिखता है। इस तरह का इंपेरिकल सर्वे करके उन्होंने देखा। इंगलहर्ट आर्गू करते हैं कि इस तरह के जो चेंजेस वैल्यू में होते हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी से होते हैं, जो खास करके डेवलप्ड कंट्री में वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखने को मिला है। ये जो मैंने आपको बताया, तो एक जनरेशन जो होता है, जिस एज में वो, जिस सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो जवान हो रहा होता है, उस समय में जो वैल्यू वो इम्बाइब करता है वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहता है, वो चेंज नहीं करता है। तो यदि प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक सिस्टम में कोई जनरेशन जवान हो रहा था, तो वो जनरली नॉन मेटेरियलिस्टिक वैल्यू एक्वायर कर लेता है ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, जबकि स्कार्सिटी, इकोनॉमिक स्कार्सिटी के यदि इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में कोई जनरेशन जवान हुआ है, तो वो मेटेरियलिस्टिक जो वैल्यू होता है उसको एक्वायर करता है। पोस्ट मेटेरियलिस्ट वैल्यूज आर जस्ट वन इंडिकेटर ऑफ ए मच ब्रॉडर कल्चरल शिफ्ट फ्रॉम सर्वाइवल वैल्यू टू सेल्फ एक्सप्रेशन वैल्यू। तो एक बहुत एक प्रोनाउंस्ड शिफ्ट जो है सोसाइटी में दिख सकता है, जो कि सर्वाइवल वैल्यू से सेल्फ एक्सप्रेशन वैल्यू की तरफ जाता है, और ये जनरली रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से होता है। सर्वाइवल वैल्यू जो है मेटेरियलिस्टिक होते हैं, जिसमें कि रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, फिजिकल सेफ्टी, इसकी जो है लोग वैल्यू उसको ज़्यादा देते हैं, इन सब चीज़ों को। और जो सेल्फ एक्सप्रेशन वैल्यू, जैसा मैंने कहा, उसमें इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, जो सबअल्टर्न के राइट्स हैं, इन सब पे लोगों का ध्यान चला जाता है, जो कि नॉन मेटेरियलिस्टिक होते हैं। पोस्ट मेटेरियलिज्म इज लिंक टू चेंज इन पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए कि जो मेटेरियलिस्टिक वैल्यू है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एक द्योतक है, मतलब डिनोट करता है, जबकि पोस्ट मेटेरियलिज्म जो है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, नॉलेज सोसाइटी इसको कहते हैं, उसका जो है उसको डिनोट करता है। पोस्ट मेटेरियलिज्म इज लिंक टू चेंज इन पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ पे ये पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए क्या होगा, यदि पोस्ट मेटेरियलिस्ट जनरेशन जो होंगे वो अलग तरह का पॉलिटिकल कल्चर एग्जिबिट करेंगे। उनका जो ओरिएंटेशन और एटीट्यूड होगा पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, वो मेटेरियलिस्टिक जनरेशन से बहुत अलग होगा। वो डिमांड करेंगे कि जेंडर इक्वलिटी हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, इस तरह की पॉलिसी बने जिसमें कि सेल्फ एक्सप्रेशन की राइट्स मिले, सिविल लिबर्टी ज़्यादा हो। जबकि जो मेटेरियलिस्टिक जनरेशन है वो कहेगा भाई हमको रोटी, कपड़ा, मकान सुरक्षित चाहिए, हमारा जीवन सुरक्षित चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, आर्मी सही होना चाहिए, मजबूत देश होना चाहिए जिससे कोई अटैक ना कर दे, और शांति व्यवस्था होनी चाहिए। भले इसके लिए थोड़ी डेमोक्रेसी का हनन भी हो जाए, थोड़ा ऑटोक्रेसी जैसी भी हो जाए, ऑथोरिटेरियनिज्म भी हो जाए, वी डोंट माइंड। तो लेकिन जो पोस्ट मेटेरियलिस्टिक जनरेशन है वो डिमांड करता है ट्रांसपेरेंट, ओपन और कोलैबोरेटिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट डिमांड करने लगता है। उसको बर्दाश्त नहीं है कि कोई ऑथोरिटेरियनिज्म हो, कोई वैल्यू जो है सरकार की तरफ से थोपा जाए और केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पे उसके राइट्स का हनन किया जाए। तो दोनों के जो पॉलिटिकल जो कल्चर है, जो एटीट्यूड्स एंड जो बिहेवियर टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम है, दोनों जनरेशन के मेटेरियलिस्टिक एंड पोस्ट मेटेरियलिस्टिक वो बदल जाता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई कि जो पोस्ट मेटेरियलिस्टिक जनरेशन जो है, दे आर मोर लाइकली टू इंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म। वो जो है सोशल मूवमेंट को लीड कर सकते हैं, वो अपने आइडिया को वेरी फ्रीली, पॉलिटिकल व्यू को ब्लॉग में लिखेंगे, ट्विटर पे लिखेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे, सोशल मीडिया पे लिखेंगे, जर्नल में लिखेंगे, न्यूज़पेपर पे लिखेंगे, यूट्यूब पे आएंगे। दे गिव प्रायोरिटी टू इशू ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जेंडर इक्वलिटी, सिविल लिबर्टी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो फोकस है वो कितना शिफ्ट कर चुका है, और इन सब का कारण क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो मतलब ये है कि एक तरीके से देखिए तो कैसे जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी हमारे वैल्यू को शिफ्ट कर देती है।
अब यदि फीचर्स हम पोस्ट मटेरियलिज्म का देखें तो एक तरह का सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, मतलब सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच के इंटरेक्शन को दिखाती है, ऑफ इंटरजेनरेशनल वैल्यू शिफ्ट फ्रॉम सर्वाइवल टू सेल्फ एक्सप्रेशन। जो पूरा एक जनरेशन में, मतलब एक जनरेशन जो यंगर जनरेशन, उसकी वैल्यू देखिए पोस्ट मेटेरियलिस्टिक हो जाती है, और जो ओल्डर जनरेशन है उसकी मेटेरियलिस्टिक। कई लोग ये कह सकते हैं कि अरे भाई, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, वैसे वैसे वो पोस्ट मेटेरियलिस्ट से मेटेरियलिस्टिक होते चले जाते हैं। लेकिन इंगलहर्ट ने अपने इंपेरिकल स्टडी से इसको दिखा दिया कि ऐसा नहीं है। ये जो जनरेशनल शिफ्ट है ये एजिंग के चलते नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल वैल्यू शिफ्ट इस कारण से है कि किस समय में वो जनरेशन जवान हो रहा था, उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। इसके पीछे दो हाइपोथेसिस इंगलहार्ट ने दिया है। एक है स्कार्सिटी हाइपोथेसिस, दूसरा है सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस। स्कार्सिटी हाइपोथेसिस ये कहती है कि ह्यूमन वैल्यू मोर द थिंग्स विच इज स्कैर्स। जो चीज हमारे पास कमी होती है हम उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं। ये हर पॉलिटिकल थिंकर ने कहा है, हॉब से लेकर के और जितने थिंकर आप सोच सकते हैं। तो इसका कैसे असर पड़ता है? तो वो जनरेशन जो इकोनॉमिक स्कार्सिटी में जिन्होंने जीवन जिया, जो इंगलहर्ट कहते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले का जनरेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आई थी 1930s में, वो जनरेशन जो है उसके लिए मटेरियल जो थिंग्स हैं, पैसे, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, वो बहुत ही स्कैर्स था, तो उसको वो वैल्यू दे देते, तो मेटेरियलिस्टिक वैल्यू हो गया। लेकिन जो जनरेशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी में जवान हुए, उनके लिए वो बहुत वैल्यूबल नहीं रह गया, क्योंकि वो गिवन था, वो तो उनको मिल ही रहा था। इसलिए उनका जो वैल्यू है वो नॉन मेटेरियलिस्टिक आइटम पे चला गया, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के तरफ था। इस कारण से उनकी जो वैल्यू शिफ्ट हुई, कारण बता रहे हैं वो। दूसरा सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस, जो मैं कई बार कह चुका हूं कि जिस सोशियो इकोनॉमिक में एक जनरेशन जो है एडल्ट बनता है, वो उसके वैल्यू को ऐसे इफेक्ट करती है कि पूरे जीवन भर वही वैल्यू लेकर के वो जीता है। तो ये सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस है। तो यदि कोई जनरेशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी के दौर में जवान हुआ है, तो वो पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यू को ज्यादा एक्वायर करेगा, और यदि कोई इकोनॉमिक स्कैर्सिटी वाले इन्वायरमेंट में जवान हुआ है, तो वो मटेरियलिस्टिक वैल्यू को एक्वायर करेगा। तो ये दो जो स्कार्सिटी एंड सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस, इसका बेसिस है कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा उन्होंने जो कल्चरल वैल्यू शिफ्ट करते हैं वो दो डायमेंशन में करते हैं, उन्होंने बताया है। एक तो है कि सेकुलर रैशनल वैल्यू वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यू, और दूसरा है सेल्फ एक्सप्रेशन वैल्यू वर्सेस सर्वाइवल वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए कि जो पोस्ट मेटेरियलिस्टिक जो वैल्यू है वो सेकुलर रैशनल होगा, और जो ट्रेडिशनल वैल्यू है वो मेटेरियलिस्टिक वैल्यू से एसोसिएट होगा। तो आप देखेंगे कि जो मेटेरियलिस्टिक वैल्यू रखने वाला जनरेशन है वो ज़्यादा जो है पोंगापंथी है, अपने ज़माने की बात करेगा, पुराने समय में जो होगा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कन्वेंशन, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, रिलीजन को ज़्यादा वो लाएगा हर बात में, और क्लास और जो जो सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर जो कन्वेंशनल है उस पर वो ज़्यादा फोकस करेगा। जबकि जो पोस्ट मटेरियलिस्टिक जो जनरेशन है वो रिलीजन को नहीं लाएगा, वो सेकुलर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा बर्थ पे आधारित जो स्ट्रक्चर लाइक कास्ट, उसके बेसिस पे सुविधा को वो हेट करेगा, वो रैशनल लीगल जो अथॉरिटी होती है उसको वो ज़्यादा तवज्जो देगा। इसी तरह से सेल्फ एक्सप्रेशन वैल्यू जो है पोस्ट मेटेरियलिज्म को दर्शाता है, जबकि सर्वाइवल वैल्यू जो है वो मेटेरियलिज्म को, वो तो पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा एक फीचर इसका ये है कि ये कोई ऐसे हवा में बातें नहीं है। इंगलहार्ट ने उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया जिसके लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने कई साइंटिस्ट के साथ मिलकर के वर्ल्ड वैल्यू सर्वे किया, हंड्रेड्स ऑफ सोसाइटी, पूरे 6 कंटिनेंट, हर कंटिनेंट में उन्होंने इसको, कुछ सोसाइटी को लिया, और वहां पे हर साल उन्होंने ये देखा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के कैसे जनरेशन का वैल्यू जो है वो शिफ्ट कर रहा है, और उस वैल्यू शिफ्ट के बेसिस पे उन्होंने टाइम सीरीज डेटा बनाया वैल्यू शिफ्ट का, और फिर ये साबित किया इंपेरिकली कि एक्चुअली जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जहां जहां पे भी हुई है वहां के जनरेशन ने एक्वायर किया है पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यू। इसके अलावा एक और फीचर इसका है कि ये ज़्यादा प्रोनाउंस जो है डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ वेस्ट में है, और लीस्ट नोटिस्ड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ऑब्वियसली क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री अभी भी इकोनॉमिक स्कैरसिटी को झेल रहे हैं। इट अफेक्ट पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पॉलिटिकल कल्चर, ये हम लोग पिछले पे देख चुके हैं कि एकदम अलग अलग जो हो जाता है पोस्ट मेटेरियलिस्टिक जो पॉलिटिकल कल्चर, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर, और अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल बिहेवियर, वोटिंग, पार्टिसिपेशन, ये सब जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है
मेटेरियलिस्टिक एंड पोस्ट मेटेरियलिस्टिक जनरेशन का। इससे जो है डेफिनेटली इंटर जनरेशनल डिफरेंस पैदा होता है पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पॉलिटिकल कल्चर में, जो बहुत ऑब्वियस है कि एक जनरेशन, आपको ब्रेक्सिट जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वहां पे जो ओल्डर जनरेशन थे, जो मेटेरियलिस्टिक थे, वो बहुत डरे हुए थे अपने सुरक्षा को लेकर के, अपने इकोनॉमिक सेफ्टी को लेके, इमिग्रेशन को लेके, तो उन्होंने ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट दिया, जबकि यंगर जनरेशन ज़्यादा पोस्ट मेटेरियलिस्टिक थे तो उन्होंने ब्रेक्सिट के अगेंस्ट में वोट दिया। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था कि गरीब यूरोपियन यूनियन के लोग यदि उनके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो पोस्ट मेटेरियलिस्टिक के तरफ चला गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है। प्रोज एंड कॉन्स यदि देखें तो मतलब एक तरीके से और आपको एक्सप्लेन करता है इसके, इस कॉन्सेप्ट के यदि आप प्लसेस देखें तो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे पॉलिटिकल कल्चर चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये भी एक्सप्लेन करता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे चेंज होता है यदि सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है तो। और पोस्ट मेटेरियलिज्म आपने देखा कि वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा वाइब्रेंट बनाता है, ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिव बनाता है और ज़्यादा न्यूएंस्ड हो जाते हैं। न्यूएंस मतलब कि डेमोक्रेसी का जो इसेंस है कि सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल वर्थ होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसको पोस्ट मेटेरियलिज्म जो है बढ़ावा देता है। इट्स ए मूव टुवर्ड सोशल इक्विटी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आपने देखा कि जो पोस्ट मेटेरियलिस्टिक जनरेशन होते हैं वो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, दबे कुचले लोगों को बराबर का हिस्सा मिले, हिस्सेदारी मिले, इसकी बात करते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इट चेक ऑथोरिटेरियनिज्म मेजोरिटेरियनिज्म, क्योंकि आपने देखा कि जो पोस्ट मेटेरियलिस्टिक जनरेशन होता है वो सेकुलर होता है, वो रैशनल जो है वो ज़्यादा होता है, तार्किक होता है, पोंगापंथी नहीं होता है। ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशंस हैं उसमें यदि बुराई है तो उसको वो चेंज कर सकता है, वो रिलीजन को बार बार नहीं लाता है, और वो जो है शांति व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने या देश को सुरक्षित रखने के नाम पे जो है वो ऑथोरिटेरियनिज्म बर्दाश्त नहीं करता है। इसके चलते ना तो ये ऑथोरिटेरियनिज्म को लाइक करता है ना मेजोरिटेरियनिज्म को, इसके चलते ये डेमोक्रेसी को ज़्यादा ये स्ट्रेंथन करता है। इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट एंड सिविल लिबर्टी। तो बहुत ऑब्वियस है, यही तो पोस्ट मेटेरियलिज्म है और इसका इंपेरिकल एविडेंस है, ऐसा कोई हवा में ये नहीं है, ये भी इसकी एक अच्छाई कही जा सकती है। इसके माइनसेस भी कुछ क्रिटिक जो है दिखाते हैं या हाईलाइट करते हैं, वो है कि ये कल्चर ये जो रोल कल्चर का जो रोल है, हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेक्सचुअल जो फैक्टर का रोल है वैल्यू शिफ्ट में, उसको ये बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करता है। ये केवल सोशियो इकोनॉमिक, जो खास करके इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म देखता है कि यदि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो वैल्यू जो है पोस्ट मटेरियलिज्म। लेकिन पोस्ट मटेरियलिज्म या वैल्यू शिफ्ट के लिए कल्चरल, हिस्टोरिकल और कंटिजेंसी या कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर भी बहुत मैटर करते हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाता है। इसके लिए जो डेटा है ये असंभव है, ये डेटा जुटाना। आप जब तक करीब 70-80 साल का डेटा हर जनरेशन का हर सोसाइटी में ना आप टाइम सीरीज बना लें, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये जो जनरेशनल शिफ्ट इन वैल्यू हो रहा है ये इस फैक्टर के चलते हो रहा है जो स्कार्सिटी एंड जेंडर और सोशलाइजेशन फैक्टर है, या एजिंग के चलते हो रहा है, ये आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए एनफ इंपेरिकल एविडेंस तो नहीं है इस थ्योरी को बैक करने का। इट ऑल्सो अंडरमाइन द इकोनॉमिक एंड मटेरियल रियलिटी ऑफ लाइफ। इतना ज़्यादा जो ये फोकस करता है नॉन मेटेरियलिस्टिक इंटिटी पे, जैसे सेल्फ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी और आप कह सकते हैं जेंडर इक्वलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सबअल्टर्न क्लास के पर्सपेक्टिव, ये सब जो है आइडिया का रोल को बहुत ज़्यादा उभारता है। लेकिन हमें पता है कि जो इकोनॉमिक एंड मटेरियल रियलिटी ऑफ लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि ये जो पोस्ट मेटेरियलिस्टिक जनरेशन है ये सुपर मेटेरियलिस्टिक है, क्योंकि ये तो और ज़्यादा कंज्यूम करता है मेटेरियलिस्टिक, लेकिन इसका पेट इतना भरा हुआ होता है कि ये जो है उससे आगे सोचने लगता है। बस यही समझ लीजिए। इंटरजेनरेशनल कल्चरल डिवीजन एंड बैकलैश जो होता है वो भी इसकी एक बुराई कही जा सकती है, क्योंकि एक जनरेशन जो है पोंगापंथी है, ट्रेडिशनल है, दूसरा जो है पोस्ट मेटेरियलिस्टिक है, तो जनरेशन के बीच में टसल भी जो है वो भी दिखता है, और कई बार जो है कल्चरल बैकलैश भी होता है। मतलब जो ओल्ड जनरेशन है वो न्यू जनरेशन की उदारवादिता को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, उससे फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन भी इससे होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से पॉलिसी बनाए।
पोस्ट मटेरियलिज्म के जो डिमांड होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और वो काटते हैं मटेरियलिस्टिक जो जनरेशन के डिमांड को। इसके चलते जो इंटरेस्ट ग्रुप जो है समाज में बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनके जो डिमांड होते हैं वो इरिकॉन्सिलेबल होती है, मतलब वो रिकॉन्साइल नहीं की जा पाती है। इसके चलते पॉलिटिक्स का जो है एक तरह से फ्रैगमेंटेशन होता है, सोशल मूवमेंट अनरेस्ट भी सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ सकता है। और यही बात यहाँ भी कही गई कि इट पोजेज ए चैलेंज टू पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, हाउ टू कैटर द नीड्स ऑफ बोथ मटेरियलिस्टिक एंड पोस्ट मटेरियलिस्टिक जनरेशन। और ये भी बात है कि ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को थोड़ा एक तरह से इरोड भी करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक रिलीजियन या कह लीजिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आर्मी, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सब पे थोड़ा सा जो पोस्ट मटेरियलिस्टिक जनरेशन होता है उसका भरोसा कम होता है। उसके चलते इरोजन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज में होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो है या इवन आप कह लीजिए मैरिज है, फैमिली है, ये सब भी टूटने लगता है, क्योंकि ये जो है ट्रेडिशनल वैल्यू को होल्ड करते हैं और पोस्ट मटेरियलिस्टिक जनरेशन उसको नकारने लगता है। तो ये सब इसकी बुराइयां आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग जो कॉन्सेप्ट सोशल कैपिटल का रॉबर्ट पुटनम ने दिया था, ये भी अमेरिकन हैं और इनके जो थॉट हैं हम लोग चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है सोशल कैपिटल और इन्होंने क्या कहा था। आइए अब हम लोग सोशल कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो बहुत इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव मतलब कि आपको एकदम लगेगा कि हम तो समझते हैं, अपने कॉमन सेंस से समझते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में और कैसे उसको रिलेट करते हैं हम पॉलिटिकल कल्चर से, खास करके सिविक कल्चर से, लेट अस सी। और यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है रॉबर्ट पुटनम की जो थीसिस है सोशल कैपिटल पे, जो उनके बुक बाउलिंग एलोन 2000 में आई थी, जो अमेरिकन जो लाइफ है, कम्युनिटी लाइफ, उसका कैसे डिटोरिएशन हो रहा है, कैसे जो है थ्राइविंग कम्युनिटी सूख रही है, कैसे सिविक जो कम्युनिटी है या सिविक इंगेजमेंट है लोगों का, जैसे लोग टाउन हॉल में मिलते हैं, लोग संगीत के लिए मिलते हैं, लोग डिस्कशन के लिए मिलते हैं, डेलिब्रेशन, वो कम से कम कैसे होती है, इवन लोग चर्च कैसे जाना कम कर रहे हैं। इससे जो सोशल लाइफ कैसे सूख रहा है, उससे क्या अमेरिका के पॉलिटिकल लाइफ पे असर पड़ता है या सोशियो इकोनॉमिक लाइफ पे असर पड़ता है, इस पे इन्होंने बाउलिंग एलोन में लिखा था। ये बुक बहुत कंट्रोवर्शियल हुई क्योंकि इसमें उन्होंने सोशल कैपिटल के कॉन्सेप्ट को दिया था, जिस पर कि काफ़ी प्रॉस एंड कॉन्स जो इसके होते हैं हम लोग देखेंगे भी। वैसे जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल है वो दो और सोशियोलॉजिस्ट ने काफ़ी इस पर काम किया। एक बैडो है, जो कि बैडो जो है वो फ्रेंच है, और जेम्स कोलेमैन है अमेरिकन, उन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया रॉबर्ट पुटनम के साथ में। मतलब साथ मीन्स कि इन तीनों ने इस पे जो है, पियरे बॉर्डो और जेम्स कोलेमैन एंड रॉबर्ट पुटनम ने काम किया है। तो इस जो कॉन्सेप्ट जो वैसे रॉबर्ट पुटनम आप आगे और भी देखेंगे, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ये हार्वर्ड स्कूल, जो कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें प्रोफेसर रहे हैं, जो कि दुनिया में पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट जो पब्लिक मैनेजमेंट होती है उसके सबसे बड़ी संस्थान हार्वर्ड में है, कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। और इन्होंने जो इंटरनेशनल रिलेशन में एक जो थ्योरी लिखा तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, 2 लेवल गेम थ्योरी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट पुटनम के अनुसार से सोशल कैपिटल क्या है, इसके क्या कंपोनेंट है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स हैं, और फिर इसके प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रॉबर्ट पुटनम जो डिफाइन करते हैं सोशल कैपिटल को, द रिसोर्सेज इम्बेडेड मतलब कि उसमें इंसर्ट, जैसे कि तारबूज में जो उसका बीज इम्बेडेड होता है, उसी तरह द रिसोर्सेज इम्बेडेड विद इन सोशल नेटवर्क्स, की वर्ड है सोशल नेटवर्क्स, इंक्लूडिंग नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब गिव एंड टेक, तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें दूंगा, रेसिप्रोसिटी, ट्रस्ट, की वर्ड है ट्रस्ट, एंड कोऑपरेशन। तो आप देखिए क्या है ये इंग्लिश में जो लाइन लिखा है कि सोशल कैपिटल एज द रिसोर्सेज इम्बेडेड विद इन सोशल नेटवर्क्स इंक्लूडिंग नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हम लोग सब जब समाज में रहते हैं, एक दूसरे से हम नाता बनाते हैं। पहले तो हम अपने फैमिली मेंबर के साथ नाता होता है, फिर हमारे जो किन होते हैं उससे निकल के हम सिविल सोसाइटी में नाता बनाते हैं, बिजनेस के लिए, जॉब प्लेस पे, दोस्तों से जिससे हमारा कोई नाता नहीं होता है, प्रोफेशनल नाता, पर्सनल नाता, और इस तरीके से जो हम एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। उस सोशल नेटवर्क में एक ट्रस्ट होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, और एक दूसरे को हेल्प करने की भावना होती है, रेसिप्रोसिटी होती है, और कोऑपरेशन होता है, और मिल करके हम जो है एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ने की कोशिश
करते हैं, कलेक्टिवली किसी गोल को जो है हम प्राप्त करते हैं और उसमें हमें जो है हेल्प मिलता है क्योंकि हम उस सोशल नेटवर्क के पार्ट हैं। तो ये जो सारा जो ये सोशल नेटवर्क, ट्रस्ट, रेसिप्रोसिटी और कोऑपरेशन का जो एक जाल है, उसके जो फायदे हैं या रिसोर्सेज है, उसको आप सोशल कैपिटल कह सकते हैं। जैसे कि सोशल कैपिटल को क्यों कहा जाता है, जिस तरीके से जो फिजिकल कैपिटल होता है, कैपिटल क्या होता है, पूंजी, जिससे आप किसी बिजनेस में पूंजी लगाते हैं और एक का दो करते हैं। तो जैसे फिजिकल कैपिटल होता है या मनी कैपिटल होता है, या जैसे ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स जब किसी चीज में लगती है तो वो उससे बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो उसी तरीके से सोशल कैपिटल है, मतलब इन दोनों का जो रोल है फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का, वही रोल सोशल कैपिटल का है, क्योंकि ये आपके लिए वैल्यू है। इस कैपिटल को यूज करके आप कोई काम कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, आप मीन्स एक इंडिविजुअल, और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इकोनॉमिक गेन पा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, आपको जो है सुरक्षा मिलती है, आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, आपको सेंस ऑफ सॉलिडरिटी मिलती है, आपको एक सोशल वेल बीइंग की फीलिंग होती है, लव बिलोंगिंगनेस मिलता है, आपका सेल्फ स्टीम हाई होता है। ये सारा चीज इंडिविजुअल जो है सोशल कैपिटल के वैल्यू से प्राप्त करता है। तो जस्ट कैपिटल जैसा है इसीलिए। लेकिन ये एक बहुत मजेदार है कि ये केवल इंडिविजुअल के लिए कैपिटल नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी के लिए एक बहुत वैल्यूबल कैपिटल है, क्योंकि कम्युनिटी इससे थ्राइव करती है, उसमें सिविक इंगेजमेंट आता है, कम्युनिटी लाइफ जो है वो बहुत ही इंगेजिंग, पार्टिसिपेटिव और वैल्यूबल हो जाती है, और ओवरऑल कम्युनिटी का जो गोल होता है, जिसको कि कॉमन गोल कहते हैं, वो प्राप्त होने में आसानी होती है। तो एक थ्राइविंग कम्युनिटी भी सोशल कैपिटल से बनता है। तो सोशल कैपिटल केवल इंडिविजुअल के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आगे हम लोग देखेंगे कि ये इवन डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल कोहेसन, सोशल हार्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही यूनिक, नायाब रिसोर्सेज है या वैल्यूबल रिसोर्सेज है, जो केवल ना कि केवल इंडिविजुअल को हेल्प करता है, बल्कि उस सोसाइटी को भी हेल्प करता है जिसमें ये सोशल कैपिटल बनती है, एग्जिस्ट करती है। सो ये जो बनती है बेसिकली क्या है, ये जो सोशल कैपिटल जो है, इट इंक्लूड्स व्हाट, सोशल कनेक्शंस, नेटवर्क्स, पीपल एक दूसरे से जो इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये जो नेटवर्क है, और आपस में जो एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, आपस में एक समझिए कि एक नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, रेसिप्रोसिटी, इसका जो जाल बुनते हैं वही तो है सोशल कैपिटल। So those individual build through their interactions with other, both in formal and informal setting, दोनों से, informal परिवार, कित कीन रिलेशन, फ्रेंड हो सकता है, और इवन इंस्टीट्यूशन जो फॉर्मल होते हैं उसमें भी सोशल नेटवर्क जो है बिल्ड की जाती है। तो ये तो हम लोग देख ही लिया कि कैसे जो है फिजिकल ह्यूमन कैपिटल की तरह ये भी जो है वैल्यूएबल कैपिटल है, जो आपको प्रोडक्टिविटी, सोशल वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी, ये सब जो है इंडिविजुअल ग्रुप को ये मुहैया करा सकती है, जस्ट लाइक फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसके जो कंपोनेंट यदि सोशल कैपिटल का देखें, जो इसेंशियल एलिमेंट जिससे ये बनता है, वो है सबसे पहले सोशल नेटवर्क। नेटवर्क ये नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट से ही जो सोशल कैपिटल बिल्ड होता है। ट्रस्ट से क्या फायदा होता है, ट्रस्ट से सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप जब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मायने क्या होता है, जैसे सपोज आप किसी ड्राइवर को अपनी गाड़ी की चाबी देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से वहाँ चले जाओ, यहाँ ले, ये पैसा लो, पेट्रोल भरा लो और दिन में चले जाओ। यदि आपको ट्रस्ट नहीं होता, आप समझिए क्या आपके साथ परेशानी है। अब आप उससे बिल का, पेट्रोल का रिसीट मांगेंगे, मीटर रीडिंग चेक करेंगे, फिर वो आया तो उसका हिसाब देखेंगे, कार की सिचुएशन देखेंगे, उसने क्या चोरी कर लिए। ये सब में आपको बहुत टाइम, एनर्जी देना पड़ता है। एक एग्जांपल मैंने दिया है, लेकिन आपको एकदम ट्रस्ट है, तो बस आपने चाबी दिया, पैसे दिए और फिर भूल गए, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। आप याद रखिए डियर स्टूडेंट, के ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम लोगों के लाइफ का सबसे जो कॉस्टली अफेयर होता है, और वो पैदा होता है जब हमको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो ये इमानुएल कांत ने भी इस बात को कहा है कि यदि हम एक दूसरे पे एकदम ट्रस्ट करें, झूठ ना बोलें, एक दूसरे को धोखा ना दें, वादे को निभाएं, तो लाइफ इतना स्मूथ हो जाता है, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो ट्रस्ट होना चाहिए, सोशल नेटवर्क होनी चाहिए, सिविक इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि लोग, जैसा मैंने बताया कि टाउन हॉल में मिलते हैं, लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, लोग इवन चर्च या मंदिर या गुरुद्वारे में बैठ करके साथ में लंगर करते हैं, साथ में भजन सुनते हैं, साथ में म्यूजिक फंक्शन में जाते हैं, साथ में गाना गाते हैं। एक जो कम्युनिटी लाइफ जो होती है, इवन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है साथ में करते हैं, सोशल मूवमेंट करते हैं, वोट देने साथ में जाते हैं। मतलब कि सिविक इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि लोग जो हैं एक इंडिविजुअल
आइसोलेटेड लाइफ नहीं जी करके एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो सोसाइटी को थ्राइव करती है, हेल्प करती है और उसको जिंदा रखती है और उसको वाइब्रेंट रखती है। सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी दोनों को, उसको सिविक इंगेजमेंट कहते हैं। तो ये होना जरूरी है सोशल कैपिटल को जनरेट करने के लिए। यदि ये है तो इट हेल्प फॉस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग, कोहेसिव एंड फ्लोरिशिंग सोसाइटी। यदि ऐसा है तो डेफिनेटली सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होगा, कोहेसिव होगा, हार्मनी होगी और फ्लोरिशिंग होगी, और गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी जो एरिस्टोटल कहते हैं वो इंश्योर्ड होगा ऐसे सोसाइटी में जहां पे कि सोशल कैपिटल है। तो इसके बेनिफिट जो है बहुत ऑब्वियस हैं इस तरह के सोशल नेटवर्क या सोशल कैपिटल के। इसको आप सोशल कैपिटल भी कह सकते हैं, सोशल कैपिटल, कि ये इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत तेजी से देता है। आप ध्यान दीजिए, यदि आप सोशल नेटवर्क आपका बहुत हाई है तो उसमें ग्रेप वाइन की तरह इंफॉर्मेशन फैलता है। इससे पहले कि आपको न्यूज़पेपर में आए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये हो रहा है, और आप बहुत सारे मुसीबत से बच जाएंगे, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आप पे आफत बन के आ सकती है। तो आपको सोशल नेटवर्क का यदि आप पार्ट हैं तो आपको तुरंत वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इससे भी आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होता है। रेसिप्रोसिटी, आपने जो किया है वो हमेशा एक फिक्स डिपॉजिट की तरह रहता है। एक मेरा फ्रेंड हमेशा कहता था कि मैं फिजिकल कैपिटल में जो है, मतलब फिक्स डिपॉजिट में नहीं बनाता हूं, मैं ह्यूमन में इन्वेस्ट करता हूं, मैं ह्यूमन में जो है ट्रस्ट बिल्ड करता हूं, तो मुझे 20 साल बाद उसका सिला मिलेगा। यही सोशल कैपिटल है। यदि आपने ह्यूमन में इन्वेस्ट किया है तो आपको रेसिप्रोसिटी के थ्रू आपको वापस आएगा। तो रेसिप्रोसिटी होती है। कलेक्टिव एक्शन, मिल करके, यदि आप सोशल कैपिटल है तो आप मिल करके अपना कलेक्टिव एक्शन ले सकते हो, कोऑपरेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, को क्रिएट कर सकते हो, जो आना आरेंट बोलती हैं, को क्रिएशन पावर। मिल करके आप कुछ कर सकते हो जो अकेले आप कभी नहीं कर सकते हो, और कलेक्टिव गोल को पा सकते हो। ये समझिए, सोसाइटी में सबसे डिफिकल्ट होता है कलेक्टिव एक्शन को पाना। अभी आप देखिए क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है क्यों जूझ रही है, क्योंकि किसी को इसी पे ट्रस्ट नहीं है, सोशल कैपिटल नहीं है। यदि वो होता तो अभी तक हम लोग क्लाइमेट की जो चेंज की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिए होते। ओजोन होल में देखिए कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, क्योंकि सब लोग एक जगह पे पहुंचे। तो एक जगह पे पहुंचना कलेक्टिव एक्शन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर वही होगा जो जेरेड हार्डिन बोलते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जो कॉमन प्रॉपर्टी का जो नाश होता है, जिसको उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कहा था। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है कि जो कॉमन है उसका कोई माय बाप नहीं है, क्योंकि उसमें कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। जो कॉमन गांव का जो चारागाह होता है उसमें हर कोई अपनी गाय को छोड़ देता है कि मेरी गाय थोड़ी चर लेगी तो क्या हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो जमीन बंजर हो जाता है कुछ सालों में, क्योंकि कॉमन कलेक्टिव एक्शन में एक दूसरे को लोग धोखा देते हैं, ट्रस्ट नहीं रखते हैं, रेसिप्रोसिटी नहीं रखते हैं, या रेसिप्रोसिटी निगेटिव रखते हैं कि तुमने धोखा दिया तो मैं भी धोखा दूंगा। तो उससे सोशल कैपिटल निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव सोशल कैपिटल होगा तो कॉमन जो प्रॉपर्टी है, कॉमन जो सोसाइटल गोल है, वो जो है खत्म हो जाएगा, वो नहीं अचीव होगा। लेकिन यदि होगा तो कलेक्टिव एक्शन कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होगा, कलेक्टिव गोल अचीव होगा। और लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो मैंने आपको बताया ही, ये ट्रस्ट एंड रेसिप्रोसिटी के चलते होता है, और इन्फॉर्मेशन तेजी से फ्लो करने के चलते आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लो हो जाता है। ये इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी एंड सॉलिडेरिटी देती है, और सोसाइटी को जो है एक थ्राइविक सिविक इंगेजमेंट देती है, जिससे कि वो फ्लोरिशिंग सोसाइटी बनता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मतलब आप अब तक मेरे इस डिस्कशन से समझ गए होंगे कि इसका मायने क्या है, सोशल कैपिटल का, इसके इसेंशियल कंपोनेंट क्या है, कैसे ये बनता है, और इसके फायदे क्या है। फिर भी इस स्लाइड में मैं फीचर्स के थ्रू, आपको पता है कि जब भी मैं फीचर डिस्कस करता हूं तो कुछ और जो है उसके एस्पेक्ट के बारे में बताता हूं, जिससे कि आप एग्जाम में और लिख सकें। तो जैसे फिजिकल जो कैपिटल है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट में रहती है, मनी हो, चाहे बिल्डिंग हो, मटेरियल हो, उसमें रहती है, इक्विपमेंट हो, उसमें रहती है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंडिविजुअल के अंदर ही रहती है। ये एक स्पेशल कैपिटल है, सोशल कैपिटल, जो कि रिलेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल में रिसाइड करती है, नेटवर्क में रिसाइड करती है। ये ना तो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, ना ही प्योरली ग्रुप की, ये उस रिलेशन या सोशल नेटवर्क की प्रॉपर्टी है, और सोशल नेटवर्क के अंदर ही जो है ये एग्जिस्ट करती है सोशल कैपिटल। इसके जो इसेंशियल एलिमेंट्स कर लीजिए, कंपोनेंट भी कह सकते हैं, जो पहले भी हम लोगों ने देखा, ट्रस्ट है, रेसिप्रोसिटी है, नॉर्म्स एंड शेयर्ड वैल्यू होनी चाहिए, तभी जो है सोशल कैपिटल बनती है, और नेटवर्क ऑफ सिविक इंगेजमेंट होना चाहिए, मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया। इसके जो दो मेन टाइप हो सकते हैं, बॉन्डिंग सोशल कैपिटल एंड ब्रिजिंग सोशल कैपिटल। बॉन्डिंग सोशल कैपिटल होते हैं जो इनफॉर्मल होता है, और अब बहुत आपके क्लोज जो है फैमिली मेंबर, किनशिप एंड जो बहुत क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली रिलेशन होते हैं उनके बीच में होता है। मतलब कितना आप बॉन्ड डेवलप कर पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है काफ़ी आइसोलेटेड अपने फैमिली में ही हो जाते हैं, अपने किथ एंड किन में ही हो जाते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता, तो उनकी सोशल कैपिटल बहुत लो होती है। ये बॉन्डिंग है, मतलब जिसके साथ आपका होना चाहिए उसके साथ बॉन्डिंग कैसा है। एक ब्रिजिंग है
कि आप एकदम अननोन लोगों के साथ, आप इंजीनियर हैं और आप डॉक्टर के साथ आपका सोशल नेटवर्क है, तब वो कितनी आसानी हो जाती है। आर्किटेक्ट के साथ आपका है, पायलट के साथ आपका है, आप कभी फ्लाइट में उड़ रहे हैं तो वो हेल्प कर रहे हैं, कोई आर्किटेक्ट के साथ है तो आपको बिल्डिंग बनाने में हेल्प कर रहा है, आप उसको हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आप इंजीनियर हैं। आप यदि पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट है उसके साथ आपका है। तो ब्रिजिंग सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप एकदम ब्रिज करते हैं सोशल दीवार को, बहुत ही अननोन और बहुत ही अनरिलेटेड लोगों के साथ आप सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो है सोशल कैपिटल बना सकते हैं। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, जो हमने डिस्कस किया। देखिए, ये प्रॉपर्टी तो सोशल नेटवर्क की है, ये रिसाइड करती है इसेंशियली सोशल रिलेशंस में, लेकिन इससे बेनिफिट जो है इंडिविजुअल भी उठाता है। आपने देखा, वो अपने काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने सोशल वेल बीइंग के लिए, अपने हेल्थ के लिए, हजार्ड से लड़ने के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कई तरीके से अपनी आइडेंटिटी सॉलिडेरिटी के लिए इसको यूज करता है। और ये सोसाइटी भी उसको यूज करती है सिविक इंगेजमेंट के लिए, थ्राइविंग डेमोक्रेसी के लिए, सोशल वेल बीइंग के लिए, सोशल कोहेसिवनेस के लिए, सोशल हार्मनी के लिए, कॉमन प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। तो ये इसका दोनों एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों ही इससे फायदा उठाते हैं। सोशल कैपिटल जो है सिमिलर है सिविक वर्चू के। मैंने आपको सिविक वर्चू अल्मंड एंड बर्बा का पढ़ा है। तो वो जो सिविक वर्चू जो है या सिविक कल्चर जो आप कह सकते हैं, दोनों ही सिविक वर्चू एंड सिविक कल्चर, उससे ये मिलता जुलता है, उसी टाइप का है। यदि लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके जो है अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो एक तरह का भेदभाव को कम रखते हैं, आप ऐसे समझिए। मतलब क्योंकि ब्रिजिंग सोशल कैपिटल भी होता है, अननोन बहुत ही अलग अलग टाइप के जो सोशल स्ट्रेटा के लोग हैं उनके साथ आप जो है कोहेसिवनेस बनाते हैं, तो आप एक तरह का सिविक इंगेजमेंट करते हैं और सिविक वर्चू पैदा करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी को हेल्प करता है, सोसाइटी को हेल्प करता है, उसके सोशल बीइंग, वेल बीइंग और कोहेसिवनेस को बढ़ाता है। इट डिनोट्स सिविकली इंगेज्ड कम्युनिटी। मतलब क्या हुआ कि नॉट रिलीजियसली, नॉट एनी पावर डायनेमिक्स में, लोग केवल इसलिए सोसाइटी में या कम्युनिटी में इंगेज कर रहे हैं क्योंकि उस कम्युनिटी के वो इक्वल मेंबर हैं, ना कि कोई रिलीजियस ग्रुप के हैं, कोई कास्ट ग्रुप के हैं। तो वैसे को जो है हम सिविक कम्युनिटी कहते हैं, और सिविकली इंगेज्ड कम्युनिटी, जो कम्युनिटी साथ साथ जीती है। मतलब लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, चर्च में जाते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए, नाटक देखने के लिए लोग एक साथ जाते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, आपस में वो इंजॉय करते हैं, लाइफ अलग अलग नहीं जीते हैं। वो एक इंगेज्ड कम्युनिटी के तौर पे वहां जाके सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, कलेक्टिव गोल को वो पूरा करते हैं, लाइक दैट। इट हैज गॉट क्लोज रिलेशनशिप टू पॉलिटिकल कल्चर, क्योंकि आपने देखा कि देखिए, यदि पॉलिटिकल कल्चर यदि आप देखेंगे तो जो जो सिविक कल्चर है जो हमने आपको पढ़ाया है, वो तब होगा जब सोशल कैपिटल हाई होगा। और सोशल कैपिटल हाई होने पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, वोटिंग परसेंटेज लोगों के ज़्यादा होंगे, एक्टिव सिटीजन होगा, वो सोशल मूवमेंट में भाग लेंगे और गवर्नमेंट पे एक नज़र रखेंगे। यदि इस टाइप के लोगों का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है तो वो सोशल कैपिटल को दर्शाता है। इस बात को समझना चाहिए। इससे इस तरीके से पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ा हुआ है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा यदि समाज में सोशल कैपिटल है। तो एक तरह का ये मोरल रिसोर्स है, लाइक एजुकेशनल रिसोर्स, नॉलेज रिसोर्स। इसको जितना यूज कीजिए उतना ज्यादा ये बढ़ता है, और यदि आप इसको यूज ना कीजिए तो ये जो है कम हो जाता है। ये यूज करने से घटता नहीं है, फिजिकल कैपिटल की तरह ये यूज करने से घटता नहीं है। इस सेंस में ये ह्यूमन कैपिटल की तरह, आप जितना यूज करेंगे उतना ही बढ़ेगा। एक तरह का ये पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड किसको बोलते हैं? जो कि जनरली प्राइवेटली प्रोवाइड नहीं किया जाता है, मतलब वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या पीपल ही उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पब्लिक गुड का एक और फीचर होता है कि सभी लोग इसको इक्वली जो है यूज कर सकते हैं बिना कोई फी दिए हुए, जैसे रोड पे चलना, ट्रैफिक लाइट, शुद्ध हवा, पब्लिक पार्क, ये सब पब्लिक गुड है। इसके लिए जनरली फी आप नहीं लगाते हैं, और एक यदि आदमी यूज करता है दूसरे आदमी का उससे यूज कम नहीं हो जाता है। प्राइवेट गुड वो होते हैं जो फी पे जो है प्राइवेटली दिए जाते हैं, और जिसको एक आदमी यदि यूज करेगा तो वो घट जाएगा, दूसरा आदमी को कम मिलेगा, जैसे कि मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखना, जस्ट लाइक वो तो प्राइवेट गुड है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना प्राइवेट गुड है। तो ये पब्लिक गुड की तरह है और मोरल रिसोर्स है। फाइनली जो है, जैसे मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको बता रहा हूं, प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब कि निगेटिव एंड पॉजिटिव। यदि इसके पॉजिटिव देखिए, बेनिफिट्स देखिए, इस कॉन्सेप्ट के बेनिफिट इटसेल्फ, ना कि इसके मतलब इस कॉन्सेप्ट को यदि आप सही मानते हैं तो बेनिफिट इसका यदि देखिए, तो ये जो है फॉस्टर मतलब बढ़ावा देता है सिविक वर्चूज को। हम लोगों ने देखा सिविक कम्युनिटी को, सिविकली इंगेज कम्युनिटी एंड सिविक कल्चर को ये बढ़ावा देता है।
इट बैलेंसेज इंडिविजुअल एजेंसी एंड कम्युनिटी लाइफ। आपने देखा कि सोशल कैपिटल जो है इंडिविजुअल को भी हेल्प करता है और सोशल कोहेसिवनेस, हार्मनी एंड सोशल वेलबींग को भी बढ़ाता है। तो सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को एक तरह से बैलेंस करता है। ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेटली होती है। यदि सोशल कैपिटल हाई है, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो होगा, लो कॉस्ट इकोनॉमी बनेगी और सोसाइटी भी वेल मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉस्पर बनेगा और एक इंडिविजुअल भी। एक इंडिविजुअल को तो सोशल नेटवर्क आसमान तक पहुंचा सकता है। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो यदि सोशल कैपिटल हाई है तो इंडिविजुअल बहुत अच्छा फील करते हैं, उनका जो सोशल जो वेल बीइंग है वो बहुत अच्छा होता है, वो आइडेंटिटी उनको फील होता है, उनको एक सेल्फ स्टीम फील होता है, तो उनका मेंटल जो है बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है, मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। दूसरे जो है सेफ्टी इसलिए रहती है कि सोशल कैपिटल हाई होने पे क्राइम कम होती है, क्योंकि लोग एक दूसरे को रेसिप्रोसिटी होती है, ट्रस्ट ज़्यादा होता है, लोग इंगेज होते हैं। तो उसमें जो क्रिमिनल भी जो है वो थोड़े डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम एक जगह क्राइम करेंगे तो तुरंत पता लग जाएगा, हमें पर लोग पकड़ लेंगे और एक दूसरे को लोग हार्म भी नहीं करते हैं। इस तरीके से चीटिंग भी कम होती है, साइबर क्राइम कम होता है। तो इसलिए जो है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। गुड गवर्नेंस को हेल्प करता है, क्योंकि इसके सारे जो तत्व हैं वो ऐसे ही हैं कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो, कलेक्ट मतलब अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि लोग जो हैं वो एक्टिव सिटीजनरी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं, सड़क पे भी निकलते हैं। इसके चलते गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है इससे। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये सिविक इंगेजमेंट को बढ़ाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है, सोशल कोहेसन एंड सोसाइटल वेलबींग को बढ़ाता है। ये स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि यदि सोशल कैपिटल हाई है तो गवर्नमेंट को जो है पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में काफ़ी आसानी मिलती है। बहुत लोग जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और पब्लिक पॉलिसी एक्चुअली वो कर देती है जिसके लिए को बना है, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगेन लो हो जाती है, लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए पब्लिक पॉलिसी का बेनिफिट एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को वो लगातार जो है चेक एंड बैलेंस के चलते जो है स्टेबल रखते हैं और एक गुड गवर्नेंस भी बनाने में हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट स्टेबल और इफेक्टिव होती है यदि सोशल कैपिटल हाई हो तो, क्योंकि कई सारे जो गवर्नमेंट जो कर सकती है और जो नहीं भी कर सकती है वो सोशल कैपिटल कर देता है। कम्युनिटीज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू कैटास्ट्रॉफ। एक जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए अभी बिपरजॉय जो है वो तूफान आए गुजरात में, यदि सोशल कैपिटल हाई है तो सोसाइटी खुद जो है बहुत सारा वो काम करेगी जो कि एनडीआरएफ कर रहा है या एनडीएमए कर रहा है या गवर्नमेंट कर रही है। वो खुद जो है जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उसको शेल्टर दे देगी, उसको खाना दे देगी, फूड दे देगी। अभी इसे उड़ीसा में दुर्घटना हुई, समझिए यदि सोशल कैपिटल हाई है तो सोसाइटी खुद आगे आ जाएगी। वो दिनों तक जो वहाँ के लोग ठीक से सोएंगे नहीं जब तक कि वो पूरे घायलों का इलाज ना हो जाए। लोग उसको खाना देंगे, उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, लोग अपनी नौकरी से छुट्टी लेके ऐसा करेंगे। यदि इस टाइप का करते हैं, समझिए गवर्नमेंट का काम कितना आसान हो जाता है। और यदि वो नहीं करते हैं तो कितना डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट के लिए, बहुत डिफिकल्ट है। यदि सोशल कैपिटल लो है तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मेजर करना, मिटिगेट करना डिसास्टर में। यदि इसके माइनसेस देखें तो ये जो है, जो चीज़ इसका फ़ायदा वही इसका नुकसान भी बन जाता है। देखिए यदि सोशल नेटवर्क बनती है और उससे आपको फ़ायदा होता है तो उस नेटवर्क में कौन अंदर है कौन बाहर है बहुत मैटर करता है। मान लीजिए कि इलीट्स का नेटवर्क बनता है तो उसमें जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, कोई हाई कास्ट का नेटवर्क बनता है तो लो कास्ट गायब हो जाएगा। आपने पढ़ा है इंडिया में, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, दून स्कूल गैंग। एक समय में दिल्ली में बहुत सारे जो लोग मिनिस्टर बनते थे दून स्कूल से पढ़े होते थे, जो राजीव गांधी थे। क्यों? क्योंकि वो सोशल कैपिटल था उनका, वो सब दून स्कूल के पढ़े हुए साथी थे, तो एक दूसरे को जो है वो हेल्प करते थे। लेकिन क्या उसमें कॉमन मैन उसमें आता है? तो एक तरह का ये एक्सक्लूड करता है। यदि ये सोशल नेटवर्क है लेकिन उसकी मेंबरशिप जो है वो केवल कुछ क्राइटेरिया पे है, चाहे हाई कास्ट हो, चाहे रिच लोग हों, चाहे पर्टिकुलर जो है तबके के हों, तो फिर ये एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन भी पैदा कर सकता है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि नॉर्म्स एंड नेटवर्क में एक्सक्लूड अदर। देन दूसरा क्या होता है कि एक इंडिविजुअल लिबर्टी को ये कर्टेल करती है। इवन मान लीजिए आप सोशल नेटवर्क के पार्ट बन गए, लेकिन यदि आप उस नॉर्म्स को से अलग हैं, आपको वो जो सोशल नॉर्म बना है उस नेटवर्क का उसको आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आपको मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा, आपको फील कराया जाएगा कि आप अदर हो। तो आप एक उपेक्षित फील करोगे और उस सोशल कैपिटल आपका लो होगा। तो इंडिविजुअल लिबर्टी को भी ये, क्योंकि आपको कन्फॉर्म करने के लिए कहता है, जो उस कम्युनिटी के नॉर्म एंड वैल्यूज हैं उससे आपको मिलने के लिए कहता है, चाहे आपका इंडिविजुअल नॉर्म वैल्यू कुछ उससे अलग भी क्यों ना हो।
तो ये सोशल इनइक्वलिटी को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि ये एक्सक्लूजन कर सकता है, मार्जिनलाइज कर सकता है, कुछ लोग जो है अंदर हो सकते हैं, ये इंट्री बैरियर को हाई कर सकता है कि आप इस सोशल नेटवर्क का पार्ट बनेंगे ही नहीं। ये मेजोरिटेरियनिज्म भी ला सकता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी हैं वो एक अलग तरह से फील करेंगे, वो अलग अपना सोशल कैपिटल बनाएंगे, तो दोनों में टसल भी हो सकता है। इट मे इंक्रीज, वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि फैक्शनलिज्म को इंक्रीज कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस बन गए सोशल नेटवर्क, और वो आपस में उनके वैल्यूज अलग हो रहे हैं, वो इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन भी हो रहा है। इस तरह को पब्लिक प्राइवेट सोशल नेटवर्क आप कह सकते हैं, और वो पब्लिक गुड ना रह करके वो प्राइवेट गुड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे में सोशल डिसहार्मनी एंड फ्रैगमेंटेशन का भी खतरा इससे बना रहता है। इसके अलावा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इमानुअल कांट के टाइम से वो भी इस पे इन्होंने विचार किया है, थॉमस हॉब्स ने किया है, रूसो ने किया है, इसको गेम थ्योरी में देखा गया है, प्रिजनर्स डायलेमा है, क्योंकि हम लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। अभी जैसा मैंने आपको बताया, क्लाइमेट टॉक जो हो रही है वो एकदम क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे ट्रस्ट नहीं होने से कलेक्टिव एक्शन नहीं होती है। ये जेरद गार्डिन ने, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में इसका जिक्र किया है, और ये बहुत डिफिकल्ट है, ह्यूमन एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके चलते जो है इस तरह का सोशल कैपिटल बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, कहना तो आसान है। इट डिड नॉट अकाउंट फॉर सोशल मीडिया एंड आईसीटी ड्रिवन सोशल नेटवर्क। अभी जो है एक अजीब सी एक अलग टाइप के सोशल नेटवर्क बन रहे हैं, फेसबुक और जितने भी अदर जो जो ट्विटर हैं, चाहे कोरा हैं, एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म जो हैं, पिंटरेस्ट हैं, उन सब पे जो है, जो जिस तरीके से एक सोशल नेटवर्क बन रही है, और जो सोशल मीडिया का जो असर है, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, उन सब का क्या असर हो रहा है हमारे सोशल कैपिटल पे। और ये जिस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि सुपर ब्रिजिंग काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क है, जहाँ की बिल्कुल अननोन लोगों के साथ हम नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन वो वर्चुअल है और वो टेक्नोलॉजी के स्पेस में है, क्लाउड में है, उसका क्या असर पड़ता है, उस पर अभी सोशल कैपिटल के थिंकर ने पता नहीं कितना काम किया है। तो ये भी इसका एक डिमेरिट आप गिना सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है, सोशल कैपिटल या पॉलिटिकल कल्चर इटसेल्फ, सिविक कल्चर। इसका इंपेरिकल जो है मेजरमेंट करना मुश्किल है कि कोसेंट ऑफ सोशल कैपिटल कितना है, आपको कितना, आपके पास मनी है तो आप जान सकते हैं इतने मनी मेरे पास में है। ह्यूमन कैपिटल की तरह ही इसका भी मेजरमेंट बहुत डिफिकल्ट है, और इसको विजुअलाइज करना मुश्किल है, और इसको रियलाइज करना मुश्किल है, और इसको बढ़ावा देना भी मुश्किल है, क्या करने से सोशल कैपिटल बढ़ेगा। तो ये सब इसकी जो है डिफिकल्टीज हैं। आइए अब ग्राम्शी के हेजुमनी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो बहुत ही एक्साइटिंग एक कॉन्सेप्ट है, जो आपको पूरे ही कैरियर में और पूरे जीवन में भी इसको काफ़ी तरीके से आप महसूस करेंगे। कई सिचुएशंस में आपको फील होगा कि हेजुमनी आप या तो देख रहे हैं होते हुए, या अपने ऊपर देख रहे हैं, या हेजुमनिक सिचुएशन में अपने को पा रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय ग्राम्शी, हेजुमनी। देखिए, हेजेमनी जो वर्ड है, अभी तो जैसे हम लोग यूज करते हैं कि यूएस जो है सोल हेजमॉन है। हेजमॉन मतलब होता है कि कह लीजिए लंबरदार, सबसे सिरमौर, सबसे सुपर पावर, मतलब चौधरी, या उससे ऊपर कोई भी नहीं है। मतलब इट्स नॉट लाइक सॉवरेन, कोई मतलब उस टाइप का राजा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि किसी का वर्चस्व ऐसा हो जाए कि वो सब पे छा जाए, उससे ऊपर कोई नहीं हो, तो उस टाइप को उसको हेजोमनी कहते हैं। तो ये जो हेजोमनी है कि आप सब पे छा जाते हैं, सबको आप एक तरह से अपने वश में कर लेते हैं, सब आपके अनुयायी हो जाते हैं, आप डोमिनेट करते हैं, और सब सहर्ष जो है डोमिनेट होना स्वीकार कर लेते हैं। इस टाइप की जो हेजोमनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक इटालियन एंटोनियो ग्राम्स्ची, इन्हें जो प्रोनाउंस किया था ग्राम्स्ची किया था, इटालियन थे, और ये मुसोलिनी के टाइम में मार्क्सिस्ट थिंकर थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी परेशानी होगी। इनको जेल में डाल दिया गया था, और वहां पे उन्होंने एक बुक लिखा था, द प्रिजन नोटबुक। वो पब्लिश तो बहुत बाद में, इनके मरने के बाद हुई, शायद 1970 में हुई। लेकिन उन्होंने लिखा था उसको 28 से 35 सब के बीच में, जेल में ही लिखा था। उसमें उन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन किया था, और इसने काफी कंट्रोवर्सी पैदा किया, या कह लीजिए काफी एक तरह से रिवॉल्यूशन लाया मार्क्सिस्ट थिंकिंग में। क्योंकि इन्होंने जो आइडिया का जो रोल था, असल में आपको पता है कि मार्क्सिस्ट जो थिंकिंग है पूरी मेटेरियलिस्टिक है। वो उसमें ये कहा जाता है कि जो हमारा मेटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ है, जो प्रोडक्शन का जो रिलेशन है कि हम लेबर हैं या हम मालिक हैं, वही तय करता है हमारे आइडिया कॉन्शियसनेस को। और उसी आइडिया कॉन्शियसनेस से आर्ट, कल्चर, पॉलिटी, लॉ, पब्लिक पॉलिसी डिसाइड होती है, जिसको कि आप आगे पढ़ेंगे। मतलब इकोनॉमी डिसाइड्स द पॉलिटी, या इकोनॉमी
का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड करता है, हमारा लॉ, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर, जो जीवन के जो 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 चीज हम जीते हैं उसको हमारा सब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंडीशन डिसाइड करता है। इसको मेटेरियलिज्म कहते हैं कि सब कुछ जो है मतलब जो मटेरियल, जो जो चीजें, जो वस्तु हैं, पैसा, रुपया, मकान, गाड़ी, बंगला, जो आपका जीवन जीने का, रोटी, कपड़ा, मकान, वो आपके जो है आइडिया को तय करते हैं। मार्क्स के इस तरह के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को ग्रामस्ची ने चैलेंज किया था अपने इस हेजेमनी के थ्योरी से, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, आइडिया का रोल बहुत बड़ा है, आइडिया एंड आइडियोलॉजी, और उसके थ्रू जो है डोमिनेंट क्लास जो है वो एक्चुअली शासन करता है। डोमिनेंट क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास जो है इससे इसके चलते कम शासन करता है कि उसने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे अपना कब्जा जमा लिया है, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे अपना कब्जा जमा लिया, बट उससे ज्यादा वो शासन करता है कि उसने आइडिया पे कब्जा जमा लिया है, उसने नॉलेज पे कब्जा जमा लिया है, वो नॉलेज को क्रिएट करता है, और वो आइडियोलॉजी के थ्रू जो है, जो वर्ल्ड व्यू होता है, जो आइडिया होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ होते हैं पूरे सोसाइटी के, उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। और इससे होता क्या है कि वो जो चाहते हैं लोग उसी को सच मानते हैं। लोग मतलब कि जो मासेज हैं, जो डोमिनेटेड हैं। तो ये हेजेमनी है, मतलब हेजेमनी है बेसिकली डोमिनेंस एंड कंट्रोल ऑफ द डोमिनेटेड क्लास, मतलब यहां कैपिटलिस्ट क्लास भी कह सकते हैं, बाय द कैपिटलिस्ट और डोमिनेंट क्लास, प्राइमरली बाय मींस ऑफ आइडियोलॉजी विदाउट मच कोअर्सन। कोई मार पीट, डंडे, आर्मी, पुलिस से नहीं, बल्कि आइडिया को कंट्रोल करके, आइडियोलॉजी के थ्रू जब आप सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टैब्लिश करते हैं तो उसको हेजेमनी उन्होंने कहा। मतलब कि हेजेमनी एक दो तीन वर्ड में कहें तो डोमिनेंस बाय आइडिया, ये समझ लीजिए। तो हेजेमनी जो है ये थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर को दर्शाता है। अब आप कहेंगे सर ये थर्ड डायमेंशन तो हमने पढ़ा नहीं है। आप पढ़ेंगे, पावर के जो है कई डायमेंशंस देख सकते हैं। एक तो पावर होता है कि जो रॉबर्ट डहल ने कहा था कि ए का बी के ऊपर पावर है, यदि ए बी को फोर्स कर सकता है वो काम करने को जो बी अदरवाइज नहीं करता, तो ए का बी के ऊपर पावर है। ये फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा उसके ऊपर पावर है, उसके पास पावर है, वो किसी को कुछ करवा सकता है। जो सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर है उसको इस तरह से देखा जाता है कि वो एजेंडा सेटिंग का पावर है। जैसे पब्लिक पॉलिसी में कौन से एजेंडा ऊपर आएंगे, कौन नहीं आएंगे, वो पावर ये भी है कि पावर जो चुप करा देने की पावर है। पता लगा कि एक मीटिंग हो रही है सीनेट की, मान लीजिए यूनिवर्सिटी के सीनेट की, और वहां पे एक प्रोफेसर जो है बहुत एजेंडा लेके गया था कि मैं ये सुधार की बात करूंगा, ये करूंगा, लेकिन जो वहां के इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, जो वीसी हैं और जो अदर लोग हैं, वो इस तरह से वहां पावर अपना शो करते हैं कि उस प्रोफेसर को डर लग जाता है, वो चुप रह जाता है। और जब पूछा जाता है कि आप सहमत हो हम सभी के बातों से, तो वो चुपचाप हाँ में सर हिलाता है और बाहर निकल के वीसी बताता है प्रेस को कि हमने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया। तो ये जो है कि आप अपनी मुद्दे को उठा नहीं पाते क्योंकि आपको इंटिमिडेटिंग लगता है, डर लगता है, और एजेंडा में अपनी बात ही नहीं रख पाते हो। इसको, ये जो पावर है, ये दूसरा डायमेंशन पावर का, ये डायरेक्ट पावर नहीं है, ये थोड़ा सा हट करके। और थर्ड डायमेंशन पावर का जो स्टीवन ल्यूक्स ने दिया था वो हेजेमनी से मिलता जुलता है, जहां पे कि आप जिसके ऊपर आपका पावर है उसके माइंड पे ही आप कंट्रोल कर लेते हो उसको। मतलब कि ऐसा लगता है कि आप उसके भले के लिए कर रहे हो, जबकि आपने बेसिकली उसको जो है अपना दास बना रखा है, डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन वो आइडिया के थ्रू होता है। वो आपका एक तरीके से आपका वर्ल्ड व्यू, आपका जो सोच है, उसी को वो काबू कर लेता है। ये थर्ड डायमेंशन, ये सबसे खतरनाक पावर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप देखोगे इंडियन कास्ट सिस्टम में, तो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय भी कह सकते हो, उन्होंने जो पावर इंजॉय किया ओवर दलित एंड अनटचेबल्स, वो थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर था, जहां पे कि हिंदू शास्त्रास के अनुसार उन्होंने एक ऐसा आइडिया क्रिएट किया जिसको मान लिया दबे कुचले क्लास के लोगों ने कि हमें अछूत होना ही हमारे लिए नियति है और वही सही है। यदि ऐसा हम करेंगे तो हम जो है सही जीवन जिएंगे, हम सेवा करेंगे ऊंची जातियों की तो सही जीवन जिएंगे, नहीं तो फिर हम नर्क में जाएंगे। तो ये जो है दिस वाज थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, और हेजेमनी उसी टाइप के पावर को दर्शाता है, लगभग उसी टाइप के पावर की बात करता है, जहां पे जो कॉन्सेंट होता है, कॉन्सेंट मतलब जो सहमति ली जाती है
नीचे के जिनको आप डोमिनेट करते हो वो मैन्युफैक्चर करते हो, आप उसको क्रिएट करते हो, आप डंडा मार के बेसिकली नहीं करते हो, आप आइडिया के थ्रू कॉन्सेंट लेते हो, जहां पे कि वैल्यू आइडियाज बिलीफ जो डोमिनेंट क्लास की होती है उसको जो डोमिनेटेड क्लास होता है, जो मार्जिनलाइज होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यही नॉर्म है, यही नॉर्मल है, यही गिवन है, यही कॉमन सेंसिकल है। मतलब कि जाति व्यवस्था कॉमन सेंसिकल है, नॉर्मल है, यही नॉर्म है, ये कोई गलत नहीं है। और हमें यदि दलित हैं या हम यदि अनटचेबल हैं तो यही कॉमन सेंसिकल है कि हम उनको ना छुएं, उनकी सेवा करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इस टाइप का। तो वो जो 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 रूलिंग क्लास के वैल्यू बिलीफ आइडियाज होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं रूल्ड क्लास या डोमिनेटेड क्लास एज देयर ओन एंड एज नॉर्मल। बस तो समझ लीजिए काम बन गया। यदि ऐसा हो गया तो फिर आपको डंडा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो हजारों साल तक खुशी खुशी जैसे कास्ट सिस्टम चला उस तरह से चलता रहेगा। सो हेजोमनी जो है इसलिए ये डिनोट करता है कल्चरल, मोरल एंड आइडियोलॉजिकल लीडरशिप। यदि आपने ये स्टैब्लिश कर लिया कल्चरल लीडरशिप, मतलब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा पहनना अच्छा है, कैसा सोचना अच्छा है, क्या विचार लाना अच्छा है, कौन सा त्योहार मनाना है, तो आप हेजोमनी हो जाएगी। मोरल, क्या करना मोरल है, क्या करना इमोरल है, ये डिसाइड आप करेंगे। जैसे ब्राह्मण डिसाइड करेंगे कि तुमको जो है सेवा करना मोरल है और ऊंची जाति के अगेंस्ट में आवाज भी उठाना जो है वो इमोरल है, और उसको यदि मान ले लोग तो आपका हेजोमनी हो गई। एंड आइडियोलॉजिकल मतलब वैल्यू बिलीफ आइडियाज बिलीफ इन सबको जो नॉर्म को यदि आप कंट्रोल करते हैं, मतलब दुनिया कैसा, आइडियोलॉजी क्या है, वर्ल्ड व्यू, दुनिया का एक इमेज यदि वो आप क्रिएट करते हैं कि देखो दुनिया ये है और इसमें ऐसे जीना है, मतलब आप आइडियोलॉजिकल लीडरशिप लेते हैं, तो ये सब हेजोमनी है। सो हेजोमनी इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय नेटवर्क। अब कौन हेजोमनी क्रिएट करता है? तो ग्रामशी कहते हैं कि ये सारा खेल जो है सिविल सोसाइटी में चलता है। सिविल सोसाइटी कौन है? जो स्टेट नहीं है, जो मार्केट नहीं है, वो सिविल सोसाइटीज में एनजीओ आते हैं, ओपिनियन लीडर आते हैं, मीडिया आते हैं, आर्ट कल्चर सब कुछ ये सब आते हैं, न्यूज़पेपर एंड मास मीडिया एंड ऑल। तो वो जो है सिविल सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा किया जाता है, उसको उन्होंने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कहा था। वो इंटेलेक्चुअल्स जो एक पर्टिकुलर क्लास से ही पैदा होते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास के इंटेलेक्चुअल, और वो अपने क्लास के भले के लिए ही काम करते रहते हैं, उसको उन्होंने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कहा था। उनके द्वारा सिविल सोसाइटी में हेजोमनी क्रिएट किया जाता है। वही इंटेलेक्चुअल जो है वो मीडिया में जाकर के बयान देते हैं, मीडिया के थ्रू जो है वो आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं, नॉर्म वैल्यू बिलीफ सिस्टम को फैलाते हैं। वही इंटेलेक्चुअल जो है एजुकेशनल सिस्टम में प्रोफेसर बन जाते हैं, किताब लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, पैम्पलेट छापते हैं, और वही जो है सब जगह फैलती है। वो उसी इंटेलेक्चुअल में से कुछ लोग जो है पादरी बनते हैं, तो चर्च में भी वो प्रवचन देते हैं अपने क्लास को बढ़ाने के लिए, अपने क्लास के आइडिया बिलीव वैल्यू को सब लोगों को मनवाने के लिए। जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होगी, जो डांस के इंस्टीट्यूशन, नाटक के इंस्टीट्यूशन, सब जो है वो काम करेंगे आपको बढ़ाने के लिए। जो आइडियोलॉजी है रूलिंग क्लास के, उसको मनवाने के लिए, उसको फैलाने के लिए काम करते हैं बाय द ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। Through hegemony, dominant class continuously regenerate the social structure with help maintain their dominance for century। मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें ग्रामशी कहते हैं कि ये जो हेजोमनी का जो काम है, या जो हेजोमनी जो क्रिएट आइडियोलॉजीज होती है, उसका काम ये सिंपली नहीं है कि हमें रूल करना है आज के दिन में, हमें सेंचुरीज तक, सैकड़ों सालों तक रूल करना है। उसके लिए जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है? जो पैटर्न्ड सोशल रिलेशनशिप है, जो हजारों साल में तय होती है टाइप की, या सैकड़ों साल में, उसको वो जो है कंटिन्यूअसली उस सोशल स्ट्रक्चर को जो उनको फायदा पहुंचाता है, जहां पे कि एक डोमिनेंट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करता है या ओन करता है, और जो एक लेबर क्लास है जो शहर से अपना लेबर देता है कम पैसे पे। ये जो सोशल स्ट्रक्चर है जहां पे कि जो डोमिनेटेड क्लास है उसके वो मानता है डोमिनेंट क्लास के आइडियाज वैल्यू बिलीफ को अपना ओन मान लेता है। इस सोशल स्ट्रक्चर को हेजोमनी के थ्रू जो है डोमिनेंट क्लास सैकड़ों सालों तक जो है कंटिन्यूअसली रीजनरेट करता है। कैसे रीजनरेट करता है? एक एग्जांपल लीजिए
कि जैसे एक लेबर क्लास का परिवार है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, तो वो जो स्कूल में पढ़ेंगे, उनको जो माता पिता भी जो बताएंगे, वो सब वही बताएंगे जो रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी है, जो रूलिंग क्लास के आइडिया बिलीफ नॉर्म्स हैं। तो वो बच्चे भी जो हैं इस सोशल स्ट्रक्चर में एकदम बिल्कुल सहज जो है स्वीकार कर लेंगे और वो पैदा होंगे। फिर उनके बच्चे होंगे तो वो भी उसी सोशल स्ट्रक्चर को मानेंगे। तो ऐसे सैकड़ों सालों तक वो सोशल स्ट्रक्चर बिना किसी मारपीट, कोएर्सन, फोर्स, पुलिस, आर्मी के बगैर चलता रहेगा। तो ये बहुत एक खतरनाक सा खेल जो है, ग्रैम्शी का कहना है कि वो चलता है सिविल सोसाइटी में टू रिप्रोड्यूस द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन थ्रू द आइडिया और आइडियोलॉजी, जिसको उन्होंने हेजेमनी कहा। अब फीचर्स जो मैं हमेशा कहता हूं, एक तरह समझिए कि एडिशनल मैं आपको पॉइंट देता हूं। सो यदि हेजेमनी का फीचर्स देखें तो ये आइडिया को फिर से वापस लाता है क्लास स्ट्रगल के स्टडी में। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट जो थॉट है, उसमें आइडिया को बहुत नीचे रख दिया जाता है, ये आइडिया को ऊपर लेकर के आते हैं। तो एक तरह का बैलेंस ये बनाते हैं आइडिया और मैटर में, या आइडियोलॉजी और मैटेरियलिज्म में। देन ये जो यहाँ पे देखिए, कॉन्सेंट और कोएर्सन दोनों का एक मिक्सचर होता है। ऐसा मत समझिए कोएर्सन नहीं होता है। आपको कास्ट सिस्टम में भी आपने देखा है कि यदि दलित या अनटचेबल यदि नहीं मानते हैं उनके आइडियोलॉजी को, वर्ल्ड व्यू को, तो उनको मारा भी जाता था, उन पर बल का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो मिक्स होता है। तो एक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश होता है कॉन्सेंट और कोएर्सन, मार संहार, मतलब मार से भी और आपको थोड़ा सा हेजेमनी के थ्रू, आइडिया के थ्रू। तो इस दोनों का यूज करके, कॉन्सेंट एंड कोएर्सन का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, पकाया जाता है कॉन्सेंट को, मनवाया जाता है। ये हेजेमनी का फीचर है। ये मार्क्सिस्ट जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरी को ना कई तरीके से काटता है। ऑफ कोर्स ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना है। इनका ये कहना था कि रियल जो खेल होता है ना, वो कोई मटेरियल डोमेन में नहीं होता है, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के डोमेन में नहीं होकर के ये आइडियोलॉजिकल डोमेन में होता है। आइडियोलॉजिकल टफ वॉर होता है, जो कि सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर में खेला जाता है, जहां पे कि पॉलिटिक्स है, लॉ है, मीडिया, आर्ट, कल्चर है, ना कि इकोनॉमिक बेस जहां पे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। ये चीज को आगे आप समझिएगा। मतलब इन्होंने जो है पूरे जो खेल है हेजेमनी का, उसको बेस से शिफ्ट करके सुपर स्ट्रक्चर पे ले गए। बेस सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बाद में समझेंगे। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का रोल मैंने आपको बताया, इसका बहुत क्रूशियल रोल है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को अलग करते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल से। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल वो होते हैं जो इंटेलेक्चुअल पर से होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो किसी क्लास को बिलोंग नहीं करते, वो सभी क्लास के होते हैं और वो हर क्लास की बात करते हैं। ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल है। लेकिन एक क्लास वाले इंटेलेक्चुअल होते हैं जो कि अपने ही क्लास के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो वैसे इंटेलेक्चुअल जो अपने क्लास की आइडियोलॉजी को ही बांचते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि अपने क्लास के आइडियोलॉजी को हर जगह स्थापित कर दें, उसको उन्होंने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहा। ऐसे इंटेलेक्चुअल कैपिटलिस्ट क्लास में भी होंगे और सबअल्टर्न या वर्कर क्लास में भी होंगे। जो अब इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई होती है, यही सेना है। ग्रामशी के अनुसार आइडियोलॉजिकल वॉर के जो सैनिक हैं वो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। जो सेना जीतेगी वो जो है हेजेमनी स्टैब्लिश करेगी। यदि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कैपिटलिस्ट क्लास के जीतेंगे आइडियोलॉजिकल वॉर, तो कैपिटलिस्ट क्लास की हेजेमनी होगी, और यदि सबअल्टर्न क्लास के जीतेंगे तो सबअल्टर्न की हेजेमनी स्टैब्लिश होगी, वो हेजेमनी टूट जाएगी। इसको उन्होंने काउंटर हेजेमनी मूवमेंट कहा। जिसको हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, जैसे सिडनी वर्बा ने जो दिया, वो जनरली जो है हेजेमनिक पॉलिटिकल कल्चर होती है। वो जो डोमिनेंट क्लास होते हैं सोसाइटी में, उनकी जो है आइडिया, बिलीफ, वैल्यू, नॉर्म को कैरी करने वाले कल्चर को ही हम देख पाते हैं एज ए डोमिनेंट। जो सबअल्टर्न कल्चर होती है, जो डोमिनेटेड क्लास की कल्चर होती है, जिसको सब कल्चर का बनाने कहा, मैंने आपको बताया, वो तो छिपी रहती है, वो दिखती भी नहीं है हमें, क्योंकि उसको मार्जिन पे उसको ढकेल दिया जाता है। तो यहां आप सोच सकते हैं कि क्यों आपको हेजेमनी जो है पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह का कल्चरल हेजेमनी है। कल्चर में यदि कोई सुप्रीमेसी, कोई पर्टिकुलर क्लास स्टैब्लिश कर लेता है सोसाइटी में और उसको मेन स्ट्रीम कल्चर बना देता है, और जितने भी सबअल्टर्न या मार्जिनलाइज लोगों के कम्युनिटी या माइनॉरिटी के कल्चर हैं उसको मार्जिन पे ढकेल देता है, उसको सब कल्चर बना देता है, तो ये भी हेजेमनी के प्रोसेस से होता है।
और जैसा मैंने कहा कि ये काउंटर हेजेमनी पॉसिबल है, ग्राम्शी कहते हैं, यदि लेबर क्लास के या सब अल्टर्न क्लास के जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल यदि वो एक बार अपनी वर्चस्व स्टैब्लिश कर ले, वो अपने आइडिया, अपने नॉर्म बिलीफ को कॉमन सेंसिकल बना दे, उस तरह से प्रचार करके, जो बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर जो है प्रोलेटेरिएट या सबअल्टर्न क्लास की हेजेमनी होगी, जो कि एक्चुअली इंडिया में आप देख सकते हैं कि वो हो रहा है। क्योंकि आप दलित मूवमेंट देख लीजिए तो उनके जो थॉट बिलीफ हैं वो मेन स्ट्रीम कई जगह बन जाते हैं, और जो बैकवर्ड क्लास के तो कई जगह बने मंडल कमीशन के बाद, और वो पॉलिटिक्स में सर चढ़ के बोलते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी को भी वो फैलाने की कोशिश करते हैं अलग अलग मीडिया से या पैम्पलेट से, बुक से, और उससे वो काउंटर हेजेमनी उन्होंने इंडिया में तो सक्सेसफुली हुई है, फॉरवर्ड कास्ट की तोड़ी गई है, खास करके साउथ इंडिया में तो बिल्कुल हुई है। तो ग्राम्शी ने जो कहा वो इंडिया में लगभग हुई है। वैसे में जो है एक क्राइसिस आती है, हेजेमनी जो इस्टेब्लिश्ड है उसको 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 खतरा पैदा होता है, और हेजेमनिक शिफ्ट हो जाती है एक क्लास से दूसरे क्लास के लिए। इसके यदि प्लस माइनस यदि देखें तो और आपको थोड़ा क्लियर होगा, जो इसके पॉजिटिव्स हैं इस कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी के, कि ये रिवील करता है हिडन स्ट्रक्चर ऑफ हेजेमनिक पावर। ये एक थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर को हमको दिखाता है कि कैसे सोसाइटी में एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो मैन्युफैक्चर करता है कॉन्सेंट, पर्टिकुलरली आइडिया, सॉफ्ट वे में, हार्ड वे में नहीं, डंडा मार के नहीं। तो उस तरह का जो पावर होता है जो कि दिखता नहीं है, जो इंसीडियस होता है, बहुत खतरनाक होता है, जो दिमाग पे कंट्रोल करने वाला होता है, आइडिया पे कंट्रोल करने वाला होता है, कल्चर को कंट्रोल करने वाला होता है, आइडियोलॉजी के थ्रू होता है, उसको ये रिवील करता है। इसके अलावा ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है पावर में, उसको ये बहुत ब्यूटीफुली दर्शाता है, कल्चर को ये लेकर के आता है कि कैसे कल्चर जो है वो पावर का एक डायमेंशन बन जाता है। ये रिस्टोर करता है आइडिया के वैल्यू को या आइडिया के इंपॉर्टेंस को, सोशियो इकोनॉमिक डोमिनेंस में उसका क्या रोल है। क्योंकि मार्क्स ने तो बिल्कुल आइडिया को किनारे फेंक दिया था, उन्होंने तो सब कुछ कहा था कि इकोनॉमी जो है वो, और खास करके मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, वो डिसाइड करता है सोशियो इकोनॉमिक डोमिनेंस। यहाँ पे तो आइडिया जो है वो हेल्प कर रहा है। तो समझिए कि एक तरह से फिर ये हेगेल एंड अदर जो जर्मन जो आइडियोलॉजी के जो प्रणेता थे उनके तरफ ही चला था। एक तरह से बैलेंस ये स्टैब्लिश करता है आइडिया और मैटर में। इनकरेज काउंटर हेजोमेनिक मूवमेंट, तो ये भी एक दिशा भी दिखाता है सबअल्टर्न क्लास को, दबे कुचले को, कि आप जो है काउंटर हेजोमनी कर सकते हो, आप हेजोमनिक शिफ्ट ला सकते हो, आप भी जो है हेजोमनी अपनी स्टैब्लिश कर सकते हो, करंट हेजोमनी को खत्म कर सकते हो, बाय पॉलिटिक्स, बाय आर्ट, बाय कल्चर, बाय मीडिया, बाय राइटिंग, बाय ए मूवमेंट, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। एंड ये सबल्टन पर्सपेक्टिव को फोकस करता है, क्योंकि हमेशा ये बात करता है कि कैसे दबे कुचले लोग जो हैं वो रूलिंग क्लास या डोमिनेंट क्लास के आइडियोलॉजी को अपना मान लेते हैं। तो ये डोमिनेटेड क्लास को समझ में आ जाता है ये पढ़ने से, कह रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो ये मान रहे हैं ये कॉमन सेंसिकल जो चीज मान रहे हैं, जो नॉर्मल मान रहे हो, नॉर्मल नहीं है, तो हमारे ऊपर जो हेजमनी थोपा गया है, उससे काउंटर हेजमनी होने में भी हेल्प होती है। और सबल्टन क्लास के पर्सपेक्टिव से ये जो है नरेट करता है आइडिया ऑफ डोमिनेंस एंड पावर को। और ये जो है एकदम एक नया डिस्कोर्स इसने शुरू किया पावर, आइडियोलॉजी एंड सोशल चेंज का, जिसको कि कई थिंकर ने बाद में बढ़ाया। इनफैक्ट पूरे एक फौज है थिंकर की जो अपने को ग्रामेस्चियन कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर के और सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में। तो एक बहुत ही नई इन्होंने जो है एक रास्ता शुरू किया, न्यू डिस्कोर्स मतलब क्या होता है, बोल चाल, लैंग्वेज के थ्रू जो आप नॉलेज को गढ़ते हैं। तो ये न्यू डिस्कोर्स शुरू हुआ पावर, आइडियोलॉजी एंड सोशल चेंज में। लेकिन इसके माइनसेस भी कुछ देखे जा सकते हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर को कुछ ज्यादा ही वैल्यू देता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो आइडिया, आइडियोलॉजी, नॉर्म बिलीफ है। जो मार्क्स जो कहते हैं कि जो रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन जीने के जो मटेरियल जो सब साधन है, मटेरियल वेल बीइंग है, वो काफी अफेक्ट करता है हमारे सोच को। तो ये थोड़ा झुक जाता है कल्चरल फैक्टर की तरफ। ये जो है इतना कॉम्प्लेक्स है कि इस कॉन्सेप्ट को कंक्रीट स्ट्रैटेजी में सोशल चेंज के लिए बदलना, कि कैसे काउंटर हेजमनी होगी, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह का होना बहुत मुश्किल है और हुआ भी बहुत कम है। और ये अपने आप में ही हेजमनी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ये छिपा हुआ है, थोड़ा साइकोलॉजिकल है, सोशियोलॉजिकल है, तो इसके चलते इसको समझना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा ये एक तरह का ना सोशल क्लास को मान लेता है कि ऐसा होगा ही कि क्लास स्ट्रगल होगा, और हर क्लास का अलग अलग फिक्स इंटरेस्ट होता है, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो अपने क्लास के लिए काम करते दिखते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जिसमें कि आप ना इसेंशियलाइज कर देते हैं, मतलब कि
उसका कोई और रास्ता ही नहीं है, बस वही होना ही होना है। तो इस तरह को अच्छा नहीं माना जाता। इसेंशलाइजिंग सोशल क्लासेस एंड एज्यूमिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज विद इन, ऐसा नहीं है। हर क्लास के अंदर ही कितने डायनेमिक्स हैं, कितने उसके सब क्लासेज हैं, और कितने ही जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं वो अपने क्लास के अगेंस्ट भी काम करते हुए दिखते हैं, वो दूसरे क्लास के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। और एक क्लास का इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, एक तो मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं और वो भी चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह की बातें को ये थोड़ा नजरअंदाज करता है। ये एकदम बिल्कुल देखता है कि दो क्लास है, दोनों के अलग अलग अपने आइडियोलॉजी हैं, अलग अलग इंटेलेक्चुअल हैं, और दोनों लड़ रहे हैं दोनों से ना। लिमिटेड अटेंशन टू इंटरसेक्शनलिटी, ये क्लास को इतना ज्यादा वैल्यू देता है, क्लास स्ट्रगल को, कि उसमें जो सेक्स, जेंडर, रेस, कास्ट, इन तरह के कितने तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जो है वो नहीं दिखते हैं। यहाँ केवल क्लास की जो डिफरेंसेज है और डोमिनेंस है, उसी को ये जो है वैल्यू होता है। ये तो किसी भी मार्क्सिस्ट थॉट का ये एक तरह का निगेटिव है, कि वो अदर जो इंटिटी हैं डोमिनेंस के या डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे रेस, जेंडर, कलर एंड कास्ट एंड अदर्स, उसको जो है वो नजरअंदाज करते हैं, केवल वो क्लास को देखते हैं। देन एक्सेस फोकस ऑन क्लास स्ट्रगल, उसी से उभरता है कि इस तरह का बहुत ज्यादा, मतलब कि मार्क्सिस्ट तो है ही कि सब कुछ क्लास स्ट्रगल है, ऐसा नहीं होता है। कई और डायमेंशंस होते हैं पावर के और सोशियो इकोनॉमिक चेंज के। तो ये सब जो है प्रॉस एंड कॉन्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फाइनली यदि डियर स्टूडेंट देखिए तो ये इन तीन का हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। तो एंटोनियो ग्राम्स्की जो एक बहुत ही चमत्कारी किस्म के इसको थिंकर आप मान सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उन्होंने एक नई डिस्कोर्स शुरू की अपने हेजोमनी से। बाद में यदि आप देखेंगे लुई अल्थुजर, जो आप लोग पढ़ेंगे, हो सकता है बीए में या एमए में पढ़ें, उन्होंने एक आइडिया दिया था आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस का, आईएसए, और साथ में रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस का। लगभग एक वही बात कहते हैं लुई अल्थुजर जो कि ग्राम्स्की कहते हैं, एक ही तरह की बात। तो बहुत थिंकर को इन्होंने जो है कई तरीके से प्रभावित किया, और इन्होंने जो आइडिया दिया मार्क्सिज्म में, वो एकदम एक पाथ चेंजिंग था। जैसा मैंने बताया कि इनकी जो अधिकतर आइडिया जिससे कि ये हम लोगों ने देखा है, वो प्रिजन नोटबुक जो उन्होंने लिखा था 29 से 35, लेकिन बाद में छपी 70 उत्तर में छपी मरने के बाद, उसमें उन्होंने कैसे रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मेंटेनिंग द क्लास डोमिनेंस विदाउट मच कोएर्सन, जिसको उन्होंने हेजेमनी कहा, उसको एक्सप्लेन किया। रोनाल्ड इंगलहर्ट जो है वो अमेरिकन पॉलिटिकल, और ऑफ कोर्स ये इटालियन है, याद रखिएगा, was an American political scientist specializing in comparative politics। इंगलहार्ट का हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मटेरियलिज्म दिया 1970s में, और वो जो है डायरेक्टर भी हैं वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के। तो वर्ल्ड वैल्यू सर्वे क्या है ना, कि कैसे जनरेशनल शिफ्ट होता है वैल्यू में, उसको हंड्रेड्स ऑफ सोसाइटी में, पूरे दुनिया में जो है सर्वे करते हैं ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, और उसके बेसिस पे वो देखते हैं कि कैसे क्या वैल्यू रियली चेंज हो रहा है। और पोस्ट मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आपने देखा कि कैसे जनरेशनल शिफ्ट इन वैल्यू होता है ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जब चेंज करता है। जब हम स्कार्सिटी से प्लेंटी में पहुंचते हैं तो किस तरीके से हमारा जो विचार होता है वो मटेरियलिस्टिक से पोस्ट मटेरियलिस्टिक हो जाता है, सर्वाइवल से सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ हो जाता है। ये सब बातें उन्होंने अपने बुक द साइलेंट रिवॉल्यूशन 1977 में की। लास्टली जो हम रॉबर्ट पुटनम को देखते हैं, जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो स्पेशलाइज करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। वो जो है कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी एक तरह का पब्लिक पॉलिसी की संस्थान है हार्वर्ड में, उसमें पढ़ाते हैं। और उन्होंने सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएबल रिसोर्स है जो जनरेट होता है आउट ऑफ सोशल नेटवर्क, ट्रस्ट, रेसिप्रोसिटी एंड शेयर्ड नॉर्म्स। ये सब बातें उन्होंने जो है बॉलिंग अलोन द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी 2000 में बुक में कही थी। ये सब हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। तो अच्छा है कि इसको आप याद भी कर लीजिए, इनके बुक को भी याद कीजिए, ये कंपटीशन में भी हेल्प करेगा, एग्जाम में लिखने में भी। ये सब रेफरेंसेज है, मैंने बहुत जगह से इसको लिया है, लेकिन जो मुझे थोड़ा पसंद आया मैंने यहाँ पे दिया है। इसके अलावा जो डीयू की रीडिंग लिस्ट है उससे भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है, और भी ऑनलाइन कई साइट्स मैंने पढ़े हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो बहुत लंबा है, मुझे बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मुझे आशा है कि ये सभी मेरे स्टूडेंट के लिए, इवन एमए के स्टूडेंट, यूजीसी नेट के, सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि मेरे आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं हायर सेमेस्टर्स के, तो आप यहाँ से जो गाइड है
PDF वर्जन में वो डाउनलोड कर सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे, और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, जो FYUGP में जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन है। अब कुछ दिन तक हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के जो कुछ थीम है उसको हम लोग देखेंगे अगले 2-4 दिनों में, 2-4 दिनों तक। तो मैं भी बहुत जल्द जो है न्यू वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए विदा।